तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है विशाल नाइट में। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें अनरिवर्ड फैक्शंस का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। इसके बाद हमें टावर के अंदर दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि कहने लगता है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, आखिर तुम हो कौन, मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी नहीं देखा। आखिर तुम किस सेक्ट से इस जगह पर आए हो। उसके सामने खड़ा हुआ शख्स अपने हाथ से एक टोकन आगे की तरफ करता है। सामने वाला शख्स उस टोकन को देखते ही चलाने लगता है और कहता है, 8 फ्लावरिंग शैडोज ऑफ द विंड सेक्ट, हमारे पास जितना भी पैसा है सब ले आओ, इसे छोड़ो, पूरी तिजोरी ले आओ। और यह होता है 1V जो कि अनरिवर्ड फैक्शंस के अंदर गया हुआ था, फ्लावरिंग शैडोज ऑफ द विंड सेक्ट की ही एक ब्रांच में, जो कि इसके फादर की होती है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें राइट कमांडर इन चीफ का ऑफिस दिखाया जाता है। उसके अंदर एक बुड्ढा बैठा हुआ कहने लगता है, क्या तुम मार्शल ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन चाहते हो। बुड्ढा पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम इसे नहीं देख सकते कि मेरे पास पहले से ही कितना ज्यादा काम है, बाद में आना, शायद हो सके तो 1 साल बाद। वह इतना कहता ही है, तभी उसके सामने गोल्ड का एक पूरा बॉक्स रख दिया जाता है। आर्मी कमांडर की टोन तुरंत ही चेंज हो जाती है, कहने लगता है, तुमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया, तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ। इतना कहते ही वह तुरंत ही सामने रखे पेपर के ऊपर अपनी स्टैंप मार देता है। वनवे उस पेपर को दिखाते हुए कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने पहले ही उस कमांडर को रिश्वत दे दी थी, जिसकी वजह से मेरा काम बहुत जल्दी हो गया। हालांकि मुझे इस बात का थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मैंने अनरिवर्ड फैक्शंस का पैसा लूट लिया। अब कमांडर ली अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहने लगता है, हम कमांडर इन चीफ के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसा लगता है जैसे कि अभी यह सब कुछ हमारे कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो गया। वह तुरंत ही पीछे की तरफ घूम जाता है और अपने साथ में आए शख्स से कहने लगता है, चलो वापस चलते हैं। वो जिंसू जैसे ही कमांडर ली को वहां से जाते हुए देखता है तो कहने लगता है, आखिर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। कमांडर ली इस पर कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह ठीक रहेगा कि तुमने गवर्नमेंट को इसके अंदर घसीटा है। 4000 सैनिक यहाँ पर आए, वो सभी हमारे नागरिक हैं। तुमने कहा कि ब्लड कल्ट एक क्रूअल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन अब जब मैं इसे देख रहा हूं तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम लोग ही वो हो जो कि ऐसा कर रहे हो। इसके बाद कहानी सुनाने वाला बताने लगता है कि डिप्टी कमांडर ली वह वापस वहीं लौट गए जहां पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट था, और जितने भी गवर्नमेंट के सैनिक थे वह सभी तुरंत ही वहां से पीछे हट गए। उस जगह पर जितने भी लोग थे उन सभी ने सोच लिया था कि वो लोग वहीं पर मारे जाएंगे। इसके बाद कमांडर ली वहां से जाते हुए कहने लगता है, तुमने मेरी बात मान ली, मैं इस चीज के लिए सचमुच काफी ज्यादा आभारी हूँ। सामने वाला शख्स इस पर कहने लगता है, अरे कोई बात नहीं, हमें तो ब्लड कल्ट का आभारी होना चाहिए। इसके बाद अब हमें फिर से वनवी और उसके सामने पूरे मेलाइंस के लोगों को दिखाया जाता है। वनवी उनसे कहने लगता है, आखिर अब तुम क्या करोगे, तुम गवर्नमेंट को इसके अंदर घसीटने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद वह दोनों जैसे ही अपने सामने देखते हैं तो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वनवी जिसके की बाल फिर से रेड हो गए थे। वनवी कहने लगता है, आखिर तुम इतने ज्यादा चौंक क्यों रहे हो, तुम्हें ही तो ब्लड डीमन को देखना था। मैं तुम्हें बचने का एक मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम भागोगे तो मैं तुम में से एक को यहाँ से भागने दूंगा। वो जिनसे से सुनते ही अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रख लेता है, कहने लगता है, क्योंकि तुम्हारा नंबर ज्यादा है तो इसलिए तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो तुम 2000 लोग देख रहे हो वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वनवी से सुनते ही उन दोनों से कहने लगता है, क्या बस तुम्हारे पास बस इतना ही है कहने के लिए। इस पर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वनवी से कहने लगता है, तुम लोग हमेशा ही इस तरह से सोचते हो जैसे कि तुम हमेशा ही अपने दुश्मन से एक कदम आगे हो। तो अब ओपनिंग शेरमनी को शुरू करने का समय आ गया है। इसके बाद दिखाया जाता है मुरी मेलाइंस की गुआंगसी ब्रांच, जहां पर बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। यह होता है हेई एक्चन जो कि अपने नंगे हाथों से ही सामने वाले दुश्मनों के सर को फोड़ता जा रहा था और सभी से चिल्लाते हुए कहने लगता है, सभी लोग मेरे पास आओ, जिसको भी मरने की ज्यादा जल्दी हो। मुरी मेलाइंस के लोग इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहने लगते हैं, यह तो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर है। दूसरा इस पर कहने लगता है कि वह सन की हेई एक्चन है, उसके पास बिल्कुल भी मत जाना। वह लोग इतना कह ही रहे होते हैं तभी उन सभी की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यह होता है सेकंड सुप्रीम जो कि बड़ी स्पीड से लोगों को काटते हुए आगे जा रहा था। एक शख्स दूर खड़ा होकर इन हमलों को देख रहा था और कहने लगता है, आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है। इन लोगों ने हम पर हमला करने के लिए उन लोगों को सिर्फ एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया। यह होता है मुरिम एलायंस गुआंगसी ब्रांच का लीडर ओहो जेसियो। इतने में जेंसियो के पास एक शख्स आते हुए कहने लगता है, ब्रांच लीडर, हमें उनकी टोटल संख्या के बारे में पता चल गया है। लीडर इस पर पूछने लगता है, आखिर वहां पर टोटल कितने हैं। तो वह शख्स इस पर बताने लगता है कि यहाँ पर टोटल सिर्फ 9 लोग हैं,
लेकिन उनमें से हर एक वास्तव में वह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही साइड की खिड़की टूटती है और कोई अंदर आ जाता है। कोई अंदर आ जाता है और वो जेंगशियो का नाम लेता है। जेंगशियो इस पर कहने लगता है, मैंने सोचा था कि तुम लोग 20 साल पहले ही मर गए हो। हालांकि तुम एक लड़की हो लेकिन तुम्हारे अंदर भी ब्लड डीमन का ब्लड है। लेकिन बस इतना ही, एक बार अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ब्लड डीमन। जेंगशियो को इतने में सामने से आवाज आती है, मैं भी तुमसे यही कहलवाना चाहती हूँ। यह होती है हेई हंग, जिसने कि उछलकर तुरंत ही जेंगशियो के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हेई हंग हंसते हुए कहने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। ब्लड डीमन तो कोई और है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें फिर से वनवी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो यंग अपनी स्वॉर्ड को वनवी की तरफ करते हुए कहने लगता है, तुम्हारे एरोगेंस की सचमुच कोई सीमा नहीं है। जो तुमने अभी कहा है अगर वह सच है तो तुमने सचमुच बहुत बड़ी बात की है। हाँ, लेकिन अगर हम तुम्हारे लीडर को यहीं पर मार डाले तो ब्लड डीमन कल्ट का रिजरेक्शन वह इसी जगह पर रुक जाएगा। मैं ऑर्थोडॉक्स मरीन अलायंस के लिए और उसके फ्यूचर के लिए खुद भी तुम्हारे साथ इसी जगह पर मर जाऊंगा। वह इतना कहते हुए जैसे ही वनवी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल उसके बॉडी के बीचों बीच एक लकीर आ जाती है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वनवी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। क्वाक भी ब्लड डीमन कहते हुए सीधा ही वनवी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ से वनवी, जिसने कि उसकी स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से रोक दिया था, ग्वाक जैसे ही इस एनर्जी को फील करता है तो वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसके पसीने टपकने लगते हैं। वनवी को देखते हुए अपना कहने लगता है, मैंने जो हमला किया था मैंने उसके अंदर अपना सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन उसने इसे इतनी आसानी से रोक दिया। तो अब मेरी समझ में आ रहा है कि लोग इसको ब्लड डीमन क्यों कहते हैं। मेरे पास एकमात्र मौका उसके साथ मरने का ही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा। वह इतना सोच ही रहा होता है, तभी दिखाया जाता है वनवी को, जो कि तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करके आगे आ जाता है। इन दोनों के साथ में आए हुए लोग इन्हें देखकर कहने लगते हैं, हमें बिल्कुल भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि वह लोग इतनी आसानी से मर गए। आखिर वह किस तरह का मॉन्स्टर है। ब्लड कल्ट के लोग इन लोगों को इस तरह से घबराते हुए देख रहे होते हैं और हंसते हुए कहने लगते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कि कोई भी उसके सामने टिक पाए। वह इसी तरह से कह रहे होते हैं, तभी उन्हें एक आवाज आती है, ब्लड कल्ट मेरी बात ध्यान से सुनो। वनवी ने अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लिया होता है और सभी से चिल्लाते हुए कहने लगता है, तो ओपनिंग सेरेमनी वह यहीं से शुरू होती है। वनवी उन सभी को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। उसके ऐसे सारे को सुनते ही ब्लड कल्ट के जितने भी लोग होते हैं वह तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वही मेरेंस के लोग इन्हें देखकर कहने लगते हैं, ब्लड कल्ट के लोग आ रहे हैं, सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, अपनी फॉर्मेशन बनाओ। ये बास्टर्ड कहीं कि ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हैं, हम इनमें से एक को भी नहीं छोड़ेंगे। एक ऐसे कह रहा था तो दूसरी तरफ से दूसरा, जो कि पीछे की तरफ भागने लगता है और कहता है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे इन लोगों की कोई परवाह नहीं है, अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ तो मैं भी मारा जाऊंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक शख्स का हाथ, जो कि अपना कह रहा होता है, हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यह होता है ग्वाक, जो कि सभी लोगों को मरते हुए देख रहा होता है और कहने लगता है कि मैं गवर्नमेंट को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करने में फेल हो गया, लेकिन अगर मरीन अलायंस के 2000 से भी ज्यादा लोग इसी जगह पर मारे जाते हैं तो इससे मरीन अलायंस को एक झटका लगेगा। वन भी उसके पास आते हुए कहने लगता है, तुमने सिर्फ अपने एक गलत डिसीजन लेके अपने इतने सारे सबऑर्डिनेट को मरवा दिया। आखिर कोई इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकता है? यह कितना ज्यादा घिनौना है। क्या सचमुच यही ऑर्थोडॉक्स मरीन अलायंस का सच्चा तरीका है? ग्वाक इस पर वनवी से कहने लगता है, गलत फहमी में मत रहो, हम एक महान कार्य के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। तुम्हारे जैसा कोई इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। अब तुम मुझे मार सकते हो। वन भी इस पर उससे कहने लगता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ग्वाकी से सुनते ही कहने लगता है, तो क्या तुम्हें अब डर लग रहा है जो तुमने अब किया था? वन भी इस पर कहने लगता है, नहीं, एक मरे हुए से ज्यादा एक जिंदा आदमी की कीमत होती है। इसके अलावा तुम्हारे आधे से ज्यादा सबऑर्डिनेट वो भी अभी जिंदा है। ग्वाक वनवी को देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह किस तरह का प्लान बना रहा है? वनवी उसे कहने लगता है, अब तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। ब्लड कल्ट वह पुराना कल्ट नहीं है जिसे कि तुम जानते थे। जब तक मैं यहाँ का लीडर हूँ तब तक सब कुछ यहाँ पर इसी तरह से होता रहेगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।